नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपके साथ हर्षा शर्मा। शाम के 7 बजे हैं, ये वक्त है खबर दमदार का। और आज से नए फॉर्मेट में देखिए शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें। जी हां, पहले आधे घंटे यानी 7 से 7:30 बजे तक होगी यूपी की और दूसरे आधे घंटे में उत्तराखंड की सभी खबरें होंगी। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी खबर यूपी उत्तराखंड की आपसे छूटे ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत बुलेटिन की। विस्तार के साथ सभी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे। सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। फिर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय पहुंचकर सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सर्किट हाउस में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और शामली में परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानने भी पहुंचे। विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। तो सीएम योगी का सहारनपुर दौरा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में गए सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और खुद मौके पर पहुंचे जमीनी निरीक्षण के लिए। सीएम ने शामली में नए पावर सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया और साथ ही सीएम ने जायजा भी लिया। तो सहारनपुर दौरे की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम का सहारनपुर दौरा आज काफी एक्शन में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग परियोजनाओं की उन्होंने जानकारी ली अधिकारियों से और एक समीक्षा मीटिंग भी की है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे के दौरान शामली भी गए और सीएम ने शामली में नए पावर सब स्टेशन का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने जायजा भी लिया कि यहां पावर सब स्टेशन का निर्माण किस स्तर का है, उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली कि कितने बड़े एरिया में लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और इन दौरों के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौसी से मुलाकात की है। सहारनपुर सर्किट हाउस में ये मुलाकात हुई। परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। ये तस्वीरें सहारनपुर सर्किट हाउस से आई हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनकी मौसी और परिवार के बच्चे पहुंचे थे। परिवार से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, बच्चों को उन्होंने चॉकलेट्स दिए। और आपको बता दें कि सहारनपुर सर्किट हाउस में ये पूरी मुलाकात हुई, जहां पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे और उसी कड़ी में सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी खिलाई। चॉकलेट भी दी आपको? हाँ। तो अच्छा लगा? हाँ। कितनी देर आपकी बात हुई? 5 मिनट। क्या कहते हैं उनको आप? ताऊ जी। ताऊ जी। तो ताऊ जी से कितनी देर आपकी बात हुई? 5 मिनट से। अच्छा लगा? क्या कहा आपसे कि पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए? हाँ। क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद दिया, पैर छुए होंगे आपने? हाँ। तो आशीर्वाद दिया होगा। नाम वाम पूछा आपसे कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, सब बातें सब हुई? पहले आप कहाँ मिले थे बेटा? मिस्टी से पहले सीएम ताऊ जी से कहाँ मिले थे आप? गाँव में। गाँव में मतलब उत्तराखंड में, है ना? वहाँ हाँ। ओके। तो चॉकलेट आपको दिया, ढेर सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और ये कहा बेटा खूब पढ़ो आगे बढ़ो? हाँ। यही बोले ना? हाँ। ओके। अच्छा लगा आपको मिलकर? हाँ। आप भी मिलकर के आए हो बेटा? क्या कहोगे, क्या कहा? आप क्या कहते हो मुख्यमंत्री जी को? जी नेम पूछी और कहा कौन सी चॉकलेट खाएगा और किया तो और मतलब ऐसे कुछ पूछा कितनी नहीं। देर तक आप रही हैं सीएम के साथ? कम से कम 5 मिनट तो रहे होंगे। 5 मिनट तक मुलाकात आप लोगों की चली और बच्चों को चॉकलेट दी और मनीष से कहा कि भाई खूब पढ़ो और तरक्की करो आगे बढ़ो। और मौसी जी से जो, क्योंकि लगाव जो होता है, परिवार से जो लगाव होता है वो हमेशा रहता है और इतने अरसे के बाद, महीनों बाद जब मुलाकात होती है तो वो खुशी और दोगुनी हो जाती है। तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि हाँ आज मुलाकात हो गई। बहुत खुशी है जी। इससे पहले सीएम जब उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, वहां पर परिजनों से मुलाकात की थी। यानी कि संन्यास लेने के बाद उनकी बहुत कम ही परिवार वालों से मुलाकात होती है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष सत्ता के लिए वैसे तड़प रहा है जैसे पानी में बिना मछली तड़पती है और इसी वजह से विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो गंभीर आरोप
लगाए गए डिप्टी सीएम की ओर से। कर रही है। अखिलेश यादव भी लगातार चुटकी ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अब तो दूध भी महंगा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे कांग्रेस हो, मतलब मैं दोनों के बारे में केवल इनका एकमात्र एजेंडा है, ये दोनों पार्टियां और इनकी दोनों पार्टियों के तथाकथित परिवारवादी नेता, इन सब के अंदर एक तड़प है इस समय, और तड़प इस बात की है कि सत्ता नहीं है। तो जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना कांग्रेसी और सपाई तड़प रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश जी, इस तरह के तमाम नेता जो भी हैं वो तड़प रहे हैं। इनको गरीब की चिंता नहीं, इनको महंगाई की चिंता नहीं, देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही नहीं इसकी इनको चिंता है, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही इसकी चिंता नहीं है। दुनिया के बड़े देश हों या छोटे देश हों, उधर ध्यान नहीं देंगे उनकी दशा क्या हो रही है और भारत किस तीव्र गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यह देख करके ये परिवारवादी मानसिकता की जो पार्टियां हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाल किले से देश को संबोधन किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, कि अब इस देश को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकालने का काम करना है। तो ये थे केशव मौर्य विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए। रुक करेंगे अगली खबर का। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने शिवपाल यादव को निशाने पर लिया है। अरुण राजभर ने कहा कि जब वो मंत्री थे तब महंगाई की याद नहीं आई। शिवपाल यादव को दलित, शोषित, वंचित की याद नहीं आई, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। और अब महंगाई, शोषित, वंचित, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। लगातार अरुण राजभर समाजवादी पार्टी और अब शिवपाल यादव पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी ने ये कहा है कि वो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और अपने तरीके से अपने एजेंडे सेट कर सकते हैं, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो उनको याद करना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी में वो मंत्री थे और लंबे समय तक सरकार में थे, तब भ्रष्टाचार याद नहीं आई, तब बेरोजगारी याद नहीं आई, तब महंगाई याद नहीं आई, तब नौजवानों को रोजगार देने की बात याद नहीं आई। तब सिर्फ और सिर्फ अपने चुनिंदे लोगों के विकास और अपने कुछ इलाकों का विकास नजर आया। तब पूर्वांचल छोड़ दिया, तब पूर्वांचल के लोगों के साथ उपेक्षा किया, और तब थानों पर जब पोस्टिंग होती थी तो एक जाति विशेष की पोस्टिंग होती। तो ये सब चीजें सरकार रहने पर याद नहीं आता है। सरकार से जैसे ही सब बाहर होते हैं तो उनको ये सब पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सब याद आने लगता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में थे तब भी भ्रष्टाचार की बात करते थे कि पूरे 24 करोड़ आबादी में बहुसंख्यक लोगों के अंदर भ्रष्टाचार का एकदम जहर फैल चुका है। इसको दूर करने के लिए सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। हम अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई भी समस्या है, बेरोजगारी भी समस्या है, भ्रष्टाचार भी, तो लेकिन इसके जिम्मेदार तो सब हैं। तो महंगाई और करप्शन की बात हो रही है, तो महंगाई से रिलेटेड एक और खबर। आज से महंगाई की एक और मार पड़ी है। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया और आज से अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। इससे पहले मदर डेयरी ने 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। यानी 6 महीने के अंदर ही मदर डेयरी के उत्पाद 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगे हो चुके हैं। वहीं साल से कुछ ज्यादा वक्त यानी कि 13 महीने में कीमत 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है। बात करें अगर पिछले साल की, तो पिछले साल 1 जुलाई से अब तक 3 बार में 2-2 रुपए दूध महंगा हो चुका है। दूध के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अब लोग दूध और नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो ना छीनो, तो इस तरह से व्यंग करते हुए अखिलेश यादव ने दूध की बढ़ते कीमतों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। बोर्ड में कुल 11 लोगों को शामिल किया गया है और चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली। वहीं बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है, यानी कि 2 बड़े चेहरे बाहर हुए हैं और 2 बड़े चेहरों को एंट्री भी मिली है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह का नाम है, अमित शाह चौथे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, बीएल संतोष सचिव हैं। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन हुआ है। इसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन से सदस्य हैं ये भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पहले नंबर पर, वहीं दूसरे नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इस तरह से इनके नाम शामिल हैं। उन्हीं के साथ साथ बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। ओम माथुर, बीएल संतोष, वंथी श्रीनिवासन के नाम भी शामिल है केंद्रीय चुनाव समिति में। बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया तो इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले 2 नाम रहे जो पिछली बोर्ड में तो थे लेकिन इस बार उन्हें शामिल नहीं किया गया। पहला नाम है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हालांकि इस बार संसदीय बोर्ड में बीजेपी शासित राज्य से किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी गई। बीजेपी की ओर से गठित नया संसदीय बोर्ड दिखाता है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है और अपने कार्यकर्ताओं के अनुभव को सर्वोपरि रखती है। जैसे येदियुरप्पा, सत्यनारायण जाटिया, के लक्ष्मण जैसे लोगों ने शुरू से ही पार्टी का आधार रखा है, पार्टी को अपना जीवन दिया है। बीजेपी के निर्णय लेने वाली संस्था में इन नेताओं का आना इस बात की झलक दिखाता है। इस बात की झलक दिखाता है कि पार्टी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देती है और साथ ही पार्टी ने नए संगठन में क्षेत्रीय संतुलन भी बना रखा है। जैसे सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से हैं, एल लक्ष्मण और बीएस येदियुरप्पा दक्षिण से हैं। वहीं बात करें इकबाल सिंह और लालपुरा सिख हैं और सुधा यादव जमीनी स्तर की नेता हैं जिनके पति करगिल में शहीद हो गए थे। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। ये 6 चेहरे जो लाए गए हैं वो सामाजिक समीकरण, चुनावी समीकरण को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण जाटिया को उसमें शामिल किया गया जो पार्टी के पुराने दलित चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एससी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी संगठन में काम कर चुके हैं, उनका बहुत अनुभव है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शामिल किया गया है। इसमें पार्टी ने अनुभवी युवा सभी चेहरों को शामिल किया गया है जो कि पार्टी की भविष्य की रणनीति, चुनावी रणनीति और सामाजिक संदेश देने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए एक रणनीति के तहत काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जो बीजेपी है वो जो है उन सारे लोगों को शामिल कर रही है जिनका पार्टी के में योगदान है, जिन्होंने पार्टी के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है, जिनका बाकायदे सामाजिक समीकरण से एक अपना आधार है। वो सारे नामों को देखिए। देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हो गया है। अब जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों का समापन भी हो रहा है और इसी क्रम में आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया। राष्ट्र ध्वज के साथ पीएसी के 30वीं बटालियन के जवानों ने राम जन्मभूमि परिसर में फ्लैग मार्च निकाला। जवानों ने राम धुन बजाकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लिया और एक सप्ताह तक चले कार्यक्रम में राम जन्मभूमि परिसर में जगह जगह राष्ट्र ध्वज लगाए गए थे। आज समापन समारोह के दौरान एसपी सिक्योरिटी भी मौजूद रहे।
बात बुलडोजर की कर लेते हैं जो लगातार चल रहा है। आज मेरठ में चला बाबा का बुलडोजर एक बार फिर, जहां जोन बी और जोन सी में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वेस्ट यूपी के दौरे पर है और आप देख सकते हैं बाबा का बुलडोजर वेस्टर्न यूपी में गरज रहा है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरज रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। ये 4000 वर्ग मीटर की अवैध कॉलोनी है जिसे यहाँ पे डेवलप किया जा रहा था, यानी लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा अवैध कॉलोनियों में लगवाया जा रहा था। लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्डर ने अवैध कॉलोनी तैयार कर दी है, बाउंड्रीज बना दी गई है, सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन बुलडोजर जो बाबा का बुलडोजर है वो इस पर कार्रवाई कर रहा है, यानी इसको निस्तेनाबूद करने में लगा हुआ है। यहाँ की सड़कें तोड़ी जा रही हैं, बाउंड्रीज तोड़ी जा रही हैं और साफ तौर पर मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा, जो भी अवैध कॉलोनी बनवाएगा, यानी जो भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अवैध कॉलोनियों में लगवाएगा, उसका यही हश्र होगा। आप देख सकते हैं प्राधिकरण लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। आज करीब 10 जगह पर ध्वस्तीकरण अभियान लगाया गया था, लेकिन अधिकतर जगह फोर्स नहीं मिल पाया, जिस कारण कई जगह ध्वस्तीकरण अभियान रद्द कर दिया गया। लेकिन कुछ जगह पर आप देख सकते हैं अभी भी ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो अवैध कॉलोनी वाले हैं उन पर शिकंजा इस तरह कॉलोनी निस्तेनाबूद करके तो किया जा रहा है, लेकिन उन पर अभी कोई ठोस और कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते अभी उनके हौसले अभी भी बुलंद है। लगातार कॉलोनियां डेवलप भी हो रही हैं, प्राधिकरण कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त कानून लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह इन जंगलों में इस तरह खपना बंद होगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। आज से आतंकी नदीम सैफुल्लाह और सबाउद्दीन एटीएस की कस्टडी रिमांड पर हैं और इस दौरान गिरफ्तार आतंकी नदीम हबीबुल और सबाउद्दीन का आमना सामना कराया जाएगा। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं हबीबुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह को फतेहपुर और सबाउद्दीन को आजमगढ़ से पकड़ा था। सैफुल्लाह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। ये सभी यूपी में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। नदीम और सैफुल्लाह 12 दिन तो सबाउद्दीन को 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक नदीम सैफुल्लाह के तार गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर में एटीएस छापेमारी कर सकती है, तो आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन से बैंक खातों को लेकर पूछताछ होगी। सबाउद्दीन के कश्मीर, किशनगंज, बिहार कनेक्शन पर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तीन संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम, कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्लाह और आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन आजमी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे। नदीम और सैफुल्लाह के बीच संबंधों को उजागर किया था यूपी एटीएस ने। नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। इन दोनों आतंकियों से जानकारी मिली थी कि ये दोनों ही वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं और युवाओं को जिहाद के लिए भड़काकर आतंकी संगठनों से जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। नदीम के बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार था। जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी सैफुल्लाह और मोहम्मद नदीम के संबंध सामने आए हैं। तो वहीं सबाउद्दीन आजमी के कब्जे से असलहा बरामद हुआ था, जिसके बारे में सबाउद्दीन आजमी से होगी पूछताछ। कुल मिलाकर इन तीनों संदिग्ध आतंकियों के मंसूबों, मकसद और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाएगी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान। कैमरामैन उपेंद्र के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। वर्चुअल दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही जटिल और उतनी ही अबूझ पहेली जैसी है। और आतंकी सैफुल्लाह से पूछताछ और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद एटीएस को जो हैरान करने वाली जानकारी मिली है वो यही है कि कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी साइबर ठगों की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आतंकियों के लिए आभासी दुनिया बनाई, ऐसे समूह की पड़ताल में जुटी हुई है एटीएस सूत्रों की माने तो जो नया व्यक्ति संगठन में शामिल होता है उसे इस प्लान की जानकारी दी जाती है और इसी कला में कम उम्र में सैफुल्लाह पारंगत हो गया था। इस प्लान में फिजिक्स के 2 शब्दों रियल और वर्चुअल का इस्तेमाल हो रहा था। सैफुल्लाह ने कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्चुअल नाम से आईडी बनाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया और इसमें दोस्त ही आभासी नहीं बल्कि मोबाइल नंबर भी आभासी हैं, यानी ऐसा जाल बुना जिसमें अगर तह में उतरकर जांच ना की जाए तो इसमें कौन कौन शामिल है उसका पता चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बाबा के बुलडोजर ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है। अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झांकियां निकाली गई जिसमें बुलडोजर को शामिल किया गया। न्यू जर्सी में निकाली गई झांकी में बुलडोजर पर बाबा बुलडोजर लिखा था। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। इससे पहले क्रिकेट मैच के दौरान भी हमने देखा था बुलडोजर और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर पहुंचा था एक दर्शक। और अब देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यू जर्सी में जो यात्रा निकाली गई, झांकी निकाली गई, उसमें बुलडोजर पर ये झांकी निकली है। तो बाबा का बुलडोजर का क्रेज अब देश विदेश तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। भगवान भी बुलडोजर की सवारी कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है जहां जन्माष्टमी के मौके पर बुलडोजर सवार नंदलाला की मूर्तियों की डिमांड हो रही है। बनारस में बनने वाली लकड़ी के खिलौने बेहद मशहूर हैं। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी में इनके कारीगरों ने बुलडोजर पर कृष्ण भगवान की झांकी तैयार की। देखने में बेहद ही आकर्षक ये बुलडोजर और उस पर सवार नंद गोपाल स्थानीय बाजारों से लेकर विदेशों तक में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डिमांड इसकी बहुत ज्यादा हो रही है। हर बार कृष्ण जन्माष्टमी होती है और बनारस की जन्माष्टमी तो ऐसे ही बहुत विख्यात है पूरी जगह। तो हम लोग ने, और बुलडोज़र तो बनारस में यूपी में आजकल के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं इस बार गोपाल जी को बुलडोज़र पे बैठाया जाए। ये जग की रक्षा कर रहे हैं और ये हम लोग के स्टेट की रक्षा कर रहे हैं। तो दोनों को साथ मिला के कुछ नए रूप में इस बार सबको जन्माष्टमी सजाए, हर घर में कुछ अलग प्रतीत की जन्माष्टमी सजे। तो इस सोच से हम लोग ने ये डिज़ाइन बनाई। तो हम लोग थोड़ा सा सोचे खिलौना, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना अच्छा बुलडोजर पे श्री कृष्ण भगवान बैठे, देख के मन मोह लिया। इसलिए हम लोग ये भी ले रहे हैं सजाने के लिए घर में। बच्चे उत्साह से मतलब खुश हो कि हमारे छोटे से नंद गोपाल बुलडोजर पे बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ।